After this exercise of 12.1 in which we have to draw graphs only for bounded region. I hope you understood कि कैसे हम लोगों ने बाउंडेड रीजन का ग्राफ बनाया है, फिर हमने कॉर्नर मेथड से उसका मिनिमम और मैक्सिमम भी बताया है. ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी आती हैं दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर. यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यानी अब हमारी रियल लाइफ में क्या क्या यूज़ है इसका हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का. जैसे कि आपके पास हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जब हम किसी कंपनी में प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पर हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट हो और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो. तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जो कंस्ट्रेंट लगते हैं यानी कंडीशंस लगती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लेबर्स की अवेलेबिलिटी, कि लेबर्स कितनी देर तक अवेलेबल हैं, वर्किंग आवर्स ऑफ मशीनरी एंड अदर फैक्टर्स. ये सब हमारे क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन पर डिपेंड होता है बेसिकली. उन्हीं का डिसाइड करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम बताते हैं. ठीक है, मेथड वही है, बस आपको क्या करना है, जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसकी हेल्प से टेबल बनाइएगा इफ़ इट इज़ ईजी टू मेक. अदरवाइज हम डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम से ही अपनी फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशंस के बाद आप लोग ग्राफ बनाना जानते हैं. 11th में आपने सीखा भी है और इस लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए भी हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की डिस्कशन, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन आएगी, कंपनी ने क्या क्या प्रोड्यूस किया है. देन वी हैव डाइट प्रॉब्लम्स. डाइट प्रॉब्लम्स का मतलब जो हमारे रियल लाइफ में हमें बैलेंस डाइट लेनी है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग न्यूट्रिएंट की कितनी हो सकती है. जैसे आपके पास प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं. लेकिन डिफरेंस ये है, किसी की हमें क्वांटिटी कम चाहिए. जैसे हम फैट की अगर बात करें तो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में, लेकिन ज़्यादा नहीं है ना. ज़्यादा लेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ की जो हमारी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू नीड लेते हैं. तो यानी कहीं कहीं तो वो लेस में रिक्वायरमेंट है, कहीं उसकी मोर रिक्वायरमेंट है. उसके हिसाब से अपने साइन चेंज करेंगे. ठीक है, अब साइन कैसे इस्तेमाल करने हैं वो हम इस क्वेश्चन में करना सीखेंगे, जो आपकी डाइट प्रॉब्लम है. देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जब हमने अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स ही हैं, यानी आपकी वर्ड प्रॉब्लम इस पर बेस्ड आएगी. आपका कोई क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन पे हो सकता है, कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग पे हो सकता है, कोई डाइट प्रॉब्लम पे हो सकता है. ठीक है, मतलब ये अलग अलग टाइप हैं, लेकिन सब में करना एक ही वर्क है. हाँ, आपको टेबल गिवन होगी या फिर बनानी होगी, देन उसके बाद ग्राफ बनाइए और उसका मैक्सिमाइज मिनिमाइज जेड जो भी आपको बताना है वो आपको करना है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या करना था आपको? यू हैव टू टेल वेदर इन डिलीवरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो आपको दूर मार्केट तक पहुंचाना भी तो है उसे. तो उसे पहुंचाने में जो जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो आपका पैसा लगेगा, रेंट लगेगा आप कह सकते हैं, तो उसे हम मिनिमाइज करना चाहते हैं हमेशा. तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात आती है हमेशा हम उसे मिनिमाइज ही करेंगे. एज अ बिजनेसमैन हमेशा अपना क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे भी कम से कम इन्वेस्ट करेंगे. तो जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र आएगा वहाँ मिनिमाइज करना होगा आपको, ये ऑब्वियस बात है. और जहाँ प्रॉफिट का जिक्र आएगा वहाँ क्या करेंगे आप? मैक्सिमाइज करेंगे. क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो. गिवन होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो खुद से करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम्पल 6 विच इज़ बेस्ड ऑन डाइट प्रॉब्लम. अब देखो क्या गिवन है इसमें. अ डाइटिशियन वॉन्ट्स टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड्स. 2 टाइप के फूड हैं डाइटिशियन के पास. ठीक है, इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी. यानी कम से कम फूड के अंदर विटामिन ए तो 8 यूनिट्स होना चाहिए और विटामिन सी कितना होना चाहिए? 10 यूनिट्स. अब आगे फूड 1 और 2 का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि क्या है आगे. फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए. फूड 1 में कितना विटामिन ए ऑलरेडी अवेलेबल है? 2 यूनिट्स पर केजी है. और विटामिन सी कितना है? 1 यूनिट पर केजी. इसके बाद फूड सेकंड का डाटा है, उसमें भी विटामिन ए और सी दोनों अवेलेबल होंगे. फूड 1 में विटामिन ए है आपका 2 यूनिट, ये तो हो चुका है. फूड सेकंड में आपका विटामिन ए 1 यूनिट्स पर केजी और विटामिन सी है 2 यूनिट्स पर केजी. अब आपको ये बोला गया आगे, इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड 1. यानी अगर आप मार्केट से 1 केजी फूड 1 लाते हैं तो ₹50 आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर आप फूड सेकंड लाते हैं तो ₹70 देने पड़ेंगे. ये बताना है आपको. फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच अ मिक्सचर. यानी कम से कम कॉस्ट में हमें अच्छे से अच्छा मिक्सचर तैयार करना है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. मैन्युफैक्चर कर रहा है क्योंकि हम लोग, आपको फूड 1 एंड 2 इतनी क्वांटिटी में मंगाना है कि आपकी कॉस्ट कम से कम रहे. ठीक है,
तो इसका मतलब हम फूड वन जब मार्केट से मंगाएंगे तो कुछ किलोग्राम के हिसाब से तो मंगाएंगे। तो हम सपोज कर सकते हैं कि x kg हम फूड वन मंगा रहे हैं और y kg हम फूड टू मंगा रहे हैं। जितना kg हम मंगाते हैं उस हिसाब से तो पेमेंट करते हैं शॉपकीपर को, तो उसी हिसाब से हमारी कॉस्ट की इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है लेट, तो देखो बेटे सबसे पहले इसमें आपको क्या सपोज करना है, आपको सपोज करना है कि जो हमने क्वांटिटी मंगाई है 100 kg है, तो ये हमारा है एग्जाम्पल 6। लेट x kg बी अमाउंट ऑफ फूड वन एंड y kg बी अमाउंट ऑफ फूड सेकेंड। अब हमें क्या करना है, टेबल अगर आप बना लेंगे इट विल मेक योर आंसर ईजी, स्पेशली सोल्यूशन जो आप कर रहे हैं। तो टेबल कैसे बनती है, टेबल से इक्वेशन बनानी आसान होती है। देखो टेबल में जो पहला कॉलम बनता है वो बनता है जो भी आइटम आप ले रहे हैं। यहाँ पर क्या ले रहे हैं आप आइटम, फूड 1 एंड 2 तो आपके ओवरऑल प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर इंटरनल इंग्रेडिएंट जिसकी रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है, विटामिन की हो रही है ना, तो यानी हमारा इसे हम रिसोर्स भी लिख सकते हैं और आप रिक्वायर्ड विटामिन भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई बाउंडेशन नहीं कि रिसोर्स से लिख कर आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ रिसोर्स लिख रही हूँ फिलहाल एज इट इज़ रिटन। रिसोर्सेज हमें चाहिए, एक तो विटामिन ए चाहिए एंड देन विटामिन सी चाहिए। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ फूड, दोनों में विटामिन मौजूद है, तो हम लोग 2 कॉलम किसके बनाएंगे, फूड ये हमारा फूड 1 फूड सेकेंड। इन ब्रैकेट आई कैन राइट x, क्योंकि x kg मंगा रहे हैं मार्केट से, इसे हम कितना मंगा रहे हैं y kg। अब जो विटामिन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से की तो बात अलग है, लेकिन हमें कितना चाहिए वो भी तो दिया हुआ है ना, इन रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है फूड के हिसाब से। तो लास्ट कॉलम बनता है हमारा रिक्वायरमेंट का बनता है, यानी फर्स्ट तो रिसोर्सेज जो हमें यूज़ करने हैं अपने फूड्स के अंदर, जितने फूड के हम टाइप है हमारे पास, 2 ही टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर आएगा क्योंकि आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आता है। अब आप मुझे क्वेश्चन देखकर बताओ जल्दी से, विटामिन ए फर्स्ट फूड में कितना है, कितना है 2 है, तो इसका मतलब 2 यूनिट्स तो आपका ये वाला कॉलम में फिल हो जाएगा। विटामिन ए फर्स्ट फूड में 2 है। देन अब हम देखें विटामिन सेकेंड फूड के लिए विटामिन सी पहले आप वो बताइए बेटे, विटामिन ए दोनों का बता दीजिए। 2 और 1 है और फिर उल्टा है 1 और 2। फिर फूड सेकेंड में 1 यूनिट विटामिन ए है और 2 यूनिट विटामिन सी है। ये तो हमारा है अकॉर्डिंग टू फूड। अब रिक्वायरमेंट कितनी है एक्चुअली, कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए का होना चाहिए और 10 यूनिट्स विटामिन सी का होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो ये टेबल कंप्लीट अभी नहीं हुई है क्योंकि अभी हमें कोस्ट का भी यहाँ कॉलम बनाना है। तो इसके बाद हम बात करें कोस्ट की, ये 50 तो फर्स्ट फूड की बात करें तो कितने केजी के हिसाब से आ रहा है, 50 रुपीज़ 50, और वाई हमारा 70 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब देखो बेटे सबसे पहले हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, उन्होंने पहले भी बोल दिया है कम से कम कोस्ट चाहिए हमें। सो मिनिमाइज यानी MIN Z इज इक्वल टू Z किस पे डिपेंड कर रहा है, कोस्ट के ऊपर, और कोस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, जितना मार्केट से हम सामान ला रहे हैं। अगर 1 किलो के 50 रुपीज़ हैं तो x kg के कितने हो जाएंगे, 50x, तो यानी 50x तो आपको फूड 1 के लिए पे करना है, प्लस फूड सेकंड पे तो मार्केट से खरीदना है 70y। ये पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, समझ में आ गया है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाओगे, ये देखना दोनों की कोस्ट कितनी है, टोटल हमें कितना पे करना पड़ रहा है, तो XY से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको टोटल चाहिए, ऐड कर देना तो आपका Z तैयार हो जाएगा। और अगर इसे मैक्सिमाइज करने को कहते तो बस यहाँ मैक्स आ जाता आपका, ठीक है। अब देखो बेटे सच दैट कंस्ट्रेंट लगता है ना कंडीशन। अब देखो कंडीशन कैसे लगेंगी, टेबल में देखो इधर, आपका विटामिन ए जो है एक्स फूड में कितना है, x kg में 2 है, या फिर ये 1 kg का डाटा है, ये 1 kg का था ना 2 यूनिट्स पर kg, लेकिन आपके पास x kg अमाउंट है तो 2x हो जाएगा विटामिन ए, प्लस विटामिन ए सेकेंड फूड में कितना है 1, और हमारे पास y kg फूड है तो 1 × y। अब ये बताओ बेटे इतना मुझे चाहिए, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट वर्ड बोला है विटामिन ए के लिए, ये बोला है कि कम से कम 8 यूनिट तो हो विटामिन ए, ज़्यादा भी तो हो सकता है ना, तो इसका मतलब इधर देखो इधर आएगा ये गुड, यानी जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा भी हो सकती है 8 से, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अगर हम विटामिन सी की बात देखें तो उसमें क्या है, एटलीस्ट इसे बोला है देखो एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, और विटामिन सी कम से कम कितना होना चाहिए, 8 यूनिट विटामिन ए के हों
और 10 यूनिट्स विटामिन सी के हों। तो इसका मतलब कम से कम 10 होने चाहिए। हमने यहाँ लिखा हुआ है, कम से कम ही है वहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दो इक्वेशन समझ में आ गई है। देखो तीनों का यूज़ कर लिया है। कोस्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रोल है और बाकी में कंडीशंस के तौर पे आएगा। लास्ट कंडीशन बनेगी क्योंकि x और y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, kg है ना, ऐसा तो नहीं नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, क्वांटिटी है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। 0 हो सकती है जब हम कुछ भी ना लाएं मार्केट से, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। तो ये 3 इक्वेशन बन गई है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? इन तीनों का ग्राफ बनेगा, फिर बाउंडेड रीजन, इसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ रखा जाएगा एक्स वाई की वैल्यू को, फिर जेड की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही आंसर होगा। कर लोगे आगे से? ओके देन नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। Here in this question in diet problem, as you can see graph is already given as it is example, और यहाँ पर ये रीजन अनबाउंडेड है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी ऐसे क्वेश्चन है अनबाउंडेड रीजन वाले, उसमें आपको आगे उसका ग्राफ फॉर्मुलेट नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन बनाकर आप उसे वहीं छोड़ देंगे। एज यू मस्ट नो कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का ग्राफ मत बनाइएगा, इट इज़ ऑलरेडी गिवन अनबाउंडेड, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इक्वेशन बनाकर उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। अब बात आती है बेटे एलोकेशन प्रॉब्लम्स। एलोकेट कर रहे हैं अब हम लोग, क्या एलोकेट कर रहे हैं हम पढ़ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 7 में लिखा है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज़ 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। यानी सोसाइटी जो है फार्मर की, उसके पास अवेलेबल लैंड कितनी है? 50 हेक्टेयर्स, उसमें 2 तरह की क्रॉप ग्रो करनी है, एक्स और वाई, ठीक है। अब ये बोला है बेटे आगे, द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज ₹10,500 एंड ₹9,000। अगर एक्स क्रॉप को उगाएंगे तो इतना फ़ायदा होगा 10,500 रुपीज़ का, और वाई क्रॉप के लिए फ़ायदा होगा 9,000 का। दोनों के अलग अलग प्रॉफिट दिए हुए हैं। टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज़ टू बी यूज फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई एज रेट्स ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। अब क्योंकि जब फार्मिंग करते हैं तो हमें किल करने के लिए जो आपके हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं तो वैसे यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर यूज़ करना है आपको हर्बिसाइड का। क्रॉप एक्स के लिए 20 लीटर चाहिए और वाई क्रॉप के लिए 10 लीटर पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के हिसाब से दिया हुआ है डाटा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, फर्दर no more than 800 liter of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land। अब ये भी बोला है कि किसी भी केमिकल को एक्सेस में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का जो ड्रेनेज हुआ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा पॉन्ड में जाता है, तो इतना हार्मफुल ना जाए कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर फ़र्क पड़े। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन में, चाहे तुम एक्स पे इस्तेमाल करो, वाई पे इस्तेमाल करो, हर्बिसाइड, दोनों को मिला के 800 से ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है इस केमिकल को, ठीक है। आगे बोला है, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर दी सोसाइटी, या फिर प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी यहाँ लिखा है। इसमें ये बोला है हम कितनी लैंड दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करें, किस क्रॉप को ज़्यादा दें या कम दें कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए, ठीक है। तो इसका मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है ना, तो क्या सपोज करना चाहिए, लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन ही सपोज करें। लेट एक्स हेक्टेयर बी द लैंड गिवन टू क्रॉप एक्स एंड वाई हेक्टेयर गिवन टू क्रॉप वाई। चलिए लिखिए, आप लोग इसे लिखना है। सो लेट एक्स हेक्टेयर हाँ बी गिवन टू क्रॉप एक्स एंड वाई हेक्टेयर बी गिवन टू क्रॉप वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो बेटे, यहाँ टेबल बनाने की नीड है? नहीं मैम, बनाओ, मर्जी है आप लोगों की, आप बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में हैं कि डायरेक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए टेबल बना लेते हैं। इसमें वैसे टेबल ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? देखो सबसे पहले तो रिसोर्स जो है आपका वो क्या है, सिर्फ यहाँ हर्बिसाइड है ना, वही तो इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ रिसोर्स क्या डालेंगे? हर्बिसाइड। देन वी हैव 2 टाइप ऑफ क्रॉप, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, ये भी एक्स क्वांटिटी है, एक्स हेक्टेयर इसको लैंड दी गई है, वाई हेक्टेयर इसको दी गई है, और हमारी रिक्वायरमेंट का बनता है लास्ट कॉलम रिक्वायरमेंट। अब देखो रिसोर्स सिर्फ एक ही है, हर्बिसाइड। नीचे प्रॉफिट का कॉलम बन सकता है ना,
प्रॉफिट दोनों के हिसाब से अलग अलग गिवन है। तो ये बताओ हर्बिसाइड एक्स के लिए कितना चाहिए, 20 लीटर एक्स के लिए चाहिए एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर फॉर क्रॉप वाई, ये 10 लीटर पर हेक्टेयर फॉर क्रॉप वाई एंड रिक्वायरमेंट टोटल 800 से ज़्यादा ना हो, वो तो हम बाद में साइन लगाएंगे देखकर। व्हाट अबाउट द प्रॉफिट, 10,500 ऑन क्रॉप एक्स एंड रुपीज़ सेकेंड वाला 9,000 ऑन क्रॉप वाई। ठीक है, अब हम बनाते हैं टोटल, तो भी हम जेड से बनाएंगे ना। अब हम बनाएंगे पहले मैक्सिमाइज जेड, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है ना। अब देखो प्रॉफिट तो हमारे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, 1 हेक्टेयर पे इतना प्रॉफिट आ रहा है तो x हेक्टेयर लैंड पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है नहीं, तो यानी हो जाएगा 10,500 x प्लस 9,000 y। z समझ में आ गया है जी। अब कंडीशन बताओ बेटे, सच दैट। 20x हाँ, क्योंकि आपको हर्बिसाइड 1 हेक्टेयर पे 20 चाहिए तो x हेक्टेयर पे 20x चाहिए, 20x प्लस 10y 10y इक्वल्स टू 800। इसके इक्वल नहीं चाहिए, इससे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम से कम चाहिए ना, small स्मॉल चाहिए इससे, तो यानी लेस देन इक्वल हो सकता है लेकिन हमेशा छोटा रहेगा। समझ में आई ये बात। फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। नेक्स्ट इक्वेशन बताओ बेटे, ध्यान से देखकर बताओ नेक्स्ट इक्वेशन। इसमें एक और चीज़ गिवन है कि दोनों क्रॉप्स के लिए जो लैंड अवेलेबल है वो 50 हेक्टेयर है, तो यानी हम 50 से ज़्यादा लैंड तो नहीं यूज़ कर सकता है ना। अगर मैं दोनों क्रॉप एक साथ ग्रो करूँ तो x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, ये क्रॉप x ग्रो हो रही है यहाँ इतनी लैंड पर, ये क्रॉप y होगी, दोनों मिलकर इतने इससे कम लैंड में आ जाएंगे, या तो इसके बराबर या इससे कम, ज़्यादा लैंड में नहीं ग्रो कर सकता है। क्लियर। अब लास्ट कंडीशन क्या होती है, ऑलवेज x and y इक्वल्स टू 0, y is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, both are positive और मे बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया है। देखो तीनों कंडीशन सामने गिवन है आप लोगों के, x प्लस टोटल होता ओके देन व्हेन यू विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। यहाँ पर 3 इक्वेशन कैसे बनी है देखो, ये जो आपको 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 800 लिखा हुआ है ना, यहाँ इसे कॉमन लेके इसे 12x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80 में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि टेबल छोटी सी बने और इक्वेशन प्लॉट करनी भी आसान हो। तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, देखो बेटे 10 का टेबल तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। फिर आप इसको भूल जाएंगे जो आपने कॉमन लेने से पहले इक्वेशन छोड़ी है। अब आप कंसिडर करेंगे 1 और इस वाली इक्वेशन को और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बन जाएगी आपकी फिगर। आप क्या करेंगे, कॉर्नर मेथड से चारों कॉर्नर्स निकालेंगे, इसके बाद वैल्यू z में पुट करेंगे, द वन विच विल बी मैक्सिमम विल बी योर आंसर। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है आपका दिस वन, दिस वैल्यू। नाउ एग्जाम्पल 8, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स A एंड B ऑफ अ प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट है आपका, कोई भी एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसके आपको 2 मॉडल तैयार करने हैं। ठीक है, ईच पीस ऑफ मॉडल A रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। यानी 1 मॉडल के लिए यू नीड 2 थिंग्स एट अ टाइम, आपको 2 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट यू नीड सम लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग वर्क एंड देन फॉर फैब्रिकेटिंग वर्क्स। ठीक है, ईच पीस ऑफ मॉडल B रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स for fabricating and 3 labor hours for finishing work. Both the models require same things, labor hours for finishing and labor hours for fabricating work. That means we can say they will come in resource group. What is required? अब आगे देखो बेटे, for fabricating and finishing the maximum labor hours available are 180 and 30. अब लेबर्स भी तो हर टाइम अवेलेबल नहीं होते ना, अगर उनसे फैब्रिकेटिंग वर्क कराना है तो वो 180 आवर्स के लिए अवेलेबल है, और अगर आपको फिनिशिंग वर्क कराना है तो 30 आवर्स के लिए अवेलेबल है वो। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल A एंड 12,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल B। और यही आपका क्या है, Z है, क्योंकि यहाँ पैसों का जिक्र हो गया है। ठीक है, सो ये हमारा Z बन जाएगा। आगे जाकर देखते हैं क्या लिखा है। हाउ मेनी पीसेज ऑफ मॉडल A एंड मॉडल B शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। तो इसमें आपको क्या बताना है, कितने मॉडल्स हम A और B के बनाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और आगे ये भी बताना है कि पर वीक हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो बात वही है, मैक्सिमाइज करना है। तो बताइए, टेबल बना लें पहले इसकी। चलिए,
टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए रिसोर्स कॉलम्स और फिर रिसोर्स मतलब जो भी वहाँ पर एज आप कह सकते हैं। हाँ, लेबर आर्ट्स दो तरीके से है ना, एक तो फैब्रिकेटिंग और एक फिनिशिंग, तो दोनों इंक्लूड होंगे हमारे। सो वी कैन राइट बोथ रिसोर्सेज इन फर्स्ट कॉलम, इन सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम मॉडल ए एंड मॉडल बी, देन वी हैव अवेलेबिलिटी। अब रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी में बदल गया आपका, ठीक है। नाउ फर्स्ट यू हैव टू राइट अ लैंग्वेज, लेट x be the number of model A and y be the number of model B. So I will write x in bracket, model A x है और हमारे model B y है, ठीक है। सबसे पहले हमारे हैं लेबर आर्ट्स फॉर फैब्रिकेटिंग वर्क एंड देन फॉर फिनिशिंग वर्क। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट के जिक्र है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, सो आई विल मेक अ कॉलम फॉर दिस रो विल बी प्रॉफिट। And now see from the question, what is the fabricating hour for model A that is required? इसमें लिखा है बेटे मॉडल ए के लिए 9 लेबर आवर्स फैब्रिकेटिंग के चाहिए और 1 फिनिशिंग के लिए चाहिए। दैट मीन्स मॉडल ए के लिए 9 फैब्रिकेटिंग एंड 1 फिनिशिंग। नेक्स्ट इज मॉडल बी 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग। अब अवेलेबिलिटी कितनी है कंपनी में, 180 लेबर आवर्स फैब्रिकेटिंग के लिए अवेलेबल है एंड 30 for finishing work. Clear? It is 30. 180 and 30. Correct? Now you be careful in case when you have different units. What does this mean? आपका यहाँ तो आवर में डाटा है और अवेलेबिलिटी आपकी मिनट्स में है। सो फर्स्ट कन्वर्टेड बिफोर मेकिंग इक्वेशन। यहाँ पर तो सब स्टैंडर्ड है, सब किस में आर में है, तो आपको चेंज करने की नीड नहीं है। अदरवाइज कहीं अगर यूनिट बदलेगी यू हैव टू चेंज। सबको सिमेट्री में रखना है, या तो सबको आर में रखना आप या सबको मिनट्स में रखना, ठीक है। चलो भैया अब आते हैं प्रॉफिट पर। प्रॉफिट ऑन बोथ ऑफ द आइटम इज 8,000 एंड 12,000। सो 8,000 एंड 12,000। नाउ मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। 8,000x plus 12,000 y such that conditions model A require 9 hours, so 9x plus अवेलेबिलिटी मीन्स 180 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कम से कम टाइम में करना है, इसको कम टाइम लेना चाहिए। सिमिलरली x plus 3y should be less than equal to 30, xy is greater than equal to 0. Equations are ready. You can make graph very easily. Here it is also given. This problem example 8. You will make graph. This will be the shaded region, common shaded region, that is feasible region. Corner method, maximum value is this one. After this there was one more question. One more question was added to it. इसमें पूछा गया था कि कितने मॉडल प्रोड्यूस करने हैं और कितना उसे प्रॉफिट होना है, ठीक है। तो मॉडल कितने प्रोड्यूस हैं आप बता सकते हैं देखकर। पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट। अब देखो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू 1,68,000। अब इसके सामने आपका B12,6 रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स मॉडल AX यानी क्वांटिटी 12 मॉडल की होनी चाहिए, मॉडल A 12 होने चाहिए एंड मॉडल B शुड बी 6। तो ये तो होगा नंबर्स। नाउ व्हाट अबाउट द मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज गिवन 1,68,000 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच वी कैन अर्न ऑन दीज मॉडल्स। सो समझ में आ गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सारा रोल इक्वेशंस मेकिंग का है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई यू कैन मेक इट वेरी इजीली। नाउ यू हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज 12.2 एट होम। देयर आर 11 क्वेश्चंस, ओके। इन केस यू आर गेटिंग अनबाउंडेड रीजन यू हैव टू लीव इट देयर। अनबाउंडेड रीजन को वहीं छोड़कर आना है, बाकी इक्वेशन को लास्ट तक सॉल्व करके आपको क्या करना है, ग्राफ से आंसर निकालना है। सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, देन वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in our next lecture, and tomorrow we will cover doubts of this. Thank you.